तो उसके बाप ने भी इसको मेडिकेशन करवाया, डॉक्टर से मिलवाया, वहां के फर्जी डॉक्टरों से। असल में होता यह है कि मुंबई में ये बड़े बड़े स्टार जो जाते हैं बनने के लिए, बड़े स्टार बनने से पहले तो ख्वाबों में रहते हैं, तो मोस्टली डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे ही रिया चक्रवर्ती जैसे लोग ही, ये डिप्रेशन का दूसरा रूप है। रिया चक्रवर्ती एक क्रिमिनल माइंड का डिप्रेशन वाली ये लड़की है, जो उस खास तरह के डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, झूठ को सच साबित करने की जो टेंडेंसी होती है, वो भी एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन इन द सेंस की मेंटल बीमारी है। ये खुद एक मेंटल लड़की है जो बार बार झूठ बोलती है। कैसे झूठ बोलती है? ये जब जाती है जेल, जेल जाने के पहले एफआईआर करवाती है बांद्रा पुलिस में, क्योंकि प्रियंका और मीतू और उनके डॉक्टर ने उकसाया है गलत दवा दे करके। और फिर वो अदालत, जब वो जेल में होती है तो वहां से अर्जी देती है कि नहीं, 306 का मुकदमा मत दर्ज कीजिए, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस मत लगाइए उसको। ये लिखित रूप से दे रही है रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती या तो अपने दिमाग से काम कर रही है या किसी के कहने पर काम कर रही है। तो अगर किसी के कहने पर काम कर रही है तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और अगर इनके वकील इनको सलाह दे रहे हैं तो वकील एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना हुआ है, गॉड नोज। लेकिन इनको इस तरह का दिमाग, अब जब इनको सीबीआई ने पूछा कि आपको सुशांत को जो प्रेस्क्रिप्शन मिला था डॉक्टर तरुण कुमार के पास से, वो 12-13 जून का है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन आपके पास कैसे आ गया? तो इन्होंने कहा कि हमारे वकील ने डाउनलोड कर लिया। तो ये कहीं भी स्टैटिक नहीं है, ये झूठ ही बोलती है। तो इसकी बात पर आप कैसे भरोसा करेंगे? तो सीबीआई के उस प्रश्न से यह बात साबित हो गई कि सुशांत के बारे में रिया चक्रवर्ती 7 तारीख को कंफर्म कर रही है कि सुशांत बहुत अच्छे पोजीशन में है, उनके स्वास्थ्य को कोई परेशानी नहीं। समझे बात को? 7 जून को। तभी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सुशांत की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सुशांत को नहीं ले जा सकता था आमिर खान के यहां। उन्होंने ये कहा कि ड्राइवर नहीं है, मतलब गाड़ी नहीं है। ड्राइवर तो है, गाड़ी नहीं है, और मैं आपके यहां जा रही हूं, ये बात मैं सुशांत को बताना नहीं चाहती थी। यहीं से खेल शुरू हुआ। मित्रों, आमिर खान अब बहुत बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट लग रहे हैं, एंड ही नोज ऑल द कॉन्स्पिरेसी। ये जिस प्रकार से रिया के पॉडकास्ट में आकर के ये कह रहा है ये शख्स कि आपने बहुत दिलेरी दिखाई है, चैप्टर 2 शुरू किया है, आपका जो चैप्टर 1 था उसमें आपको बहुत परेशानी हुई है, कितनी यातनाएं आपको झेलनी पड़ी हैं, आप जेल तक गई हैं, आपको हैट्स ऑफ। ये उनको सैल्यूट कर रहे हैं आमिर खान साहब। अभी तक तो एसएसआर वॉरियर, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सलमान का तो है ही है, उनका गैंग तो एक अलग ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट बाल बाल निकल रहे थे बच करके। मित्रों, ये वही आमिर खान है जो धूर्तता की बड़ी मिसाल पेश करता है। यह आमिर खान कहता है कि मुझे भारत में डर लगने लगा है मोदी के शासन में आने के बाद, और वो भी इनकी पत्नी किरण राव कह रही है, जिस पत्नी को इन्होंने घर से निकाल दिया है। आप समझ गए? तीसरी पत्नी, अभी इन्होंने तीसरी को ला करके अनाउंसमेंट किया था। ये वही शख्स है आमिर खान जो तुर्की पाकिस्तान का मदद कर रहा है। उस तुर्की में जाकर के ये तुर्की के नेताओं से मिल रहा है, तुर्की में फिल्म की शूटिंग करता है, तुर्की से इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। ये 100% वही हैं जिस संप्रदाय के ये हैं, उसके लिए ये जी रहे मर रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। ये नफरत फैलाते हैं समाज में, ये कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। किसी मुस्लिम भाई बहन को कोई डर नहीं लग रहा है भारत में, लेकिन ये व्यक्ति लोगों के दिमाग में, लोगों के इसमें जहर डाल रहा है कि आप भी कहिए कि मुझे डर लग रहा है। किसी मुस्लिम भाई बहन को हमारे देश में कोई डर नहीं है, बहुत बढ़िया से वो अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति अपने नेम एंड फेम का फायदा उठाते हुए बड़ी चतुराई से
इस तरह का बयान पब्लिक डोमेन में दे करके लोगों के मन में, जो भोली भाली जनता है, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत भर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जब आमिर खान को डर लग रहा है तो मुझे तो डर लगेगा ही लगेगा। आमिर खान सुरक्षित नहीं है। मतलब मुस्लिम भाई बहन अब ये चर्चा शुरू कर देंगे कि साहब आमिर खान को डर लग रहा है, इतने बड़े एक्टर को डर लग रहा है, तो हमारी क्या बिसात है। ये डिस्कोर्स हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में डालना चाहते हैं और ये डाल भी दिए। ये इतना बड़ा ये धूर्त आदमी है। इस धूर्त को बहुत ढंग से पहचानिए। ये बहुत सामने से बहुत ही भोला भाला लगता है। मैंने एक दिन पहले भी बताई थी जब मैंने कमल हसन के बारे में बताई आपको। वो अयंगर ब्राह्मण है वो कमल हसन साहब, लेकिन चेहरे सामने से उनका भी ओसामा बिन लादेन की तरह लगता है। इनका भी चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन इसके अंदर ओसामा बिन लादेन की लगता है आत्मा छिपी हुई है। तो राज बहुत गहरा है मित्रों। ये राज यूं ही नहीं आ गया है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। और तभी मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चलने वाला जो ड्रग का पूरा जाल है, उसमें ये पूरी इंडस्ट्री शामिल है। कैसे? अब जरा सुनिए। हालांकि राहुल भट्ट को इससे निजात मिल गई है। राहुल भट्ट हैं महेश भट्ट के पुत्र सुपुत्र, अच्छे इंसान हैं। अब उनकी अच्छाई में उनसे गड़बड़ी हो गई, भगवान जाने। लेकिन अब जब राज बात खुलेगी तो दूर तलक तो जाएगी। आमिर का खुला है ना। राहुल भट्ट साहब एक जिम चलाते हैं। उसी जिम में डेविड कोलमैन हेडली आकर के जिम शुरू करता है, तहब्बुर राना के निर्देश पे। तहब्बुर राना जो बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। तहब्बुर राना जो 2008 का मास्टरमाइंड में से एक है। जो मुंबई में जो हमले हुए होटलों पे, उसके मास्टरमाइंड। कई भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने फलने फूलने का मास्टरमाइंड है ये दोनों। ये पाकिस्तानी मूल का है, कनाडा में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। तहब्बुर राना को अभी एनआईए ने एक्स्ट्राडाइट किया है और अभी वो भारत में एनआईए के कब्जे में है। तहब्बुर राना ने कहा कि आप मुंबई जाओ और मुंबई में एक्टर से लाइक माइंडेड लोगों से मिलो। संजोग से इनकी मुलाकात राहुल भट्ट से हो गई। पता नहीं आमिर खान से भी हुई होगी या किसी से भी हुई, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि ये बात झूठ हो, गलत हो। लेकिन डेविड कॉलमैन हेडली राहुल भट्ट के जिम में जाते हैं और राहुल भट्ट से ये दोस्ती गांठते हैं। अब राहुल भट्ट आमिर खान के पर्सनल ट्रेनर हैं। खाली आमिर खान के ही नहीं, बहुत सारे एक्टर के ट्रेनर हैं। और राहुल भट्ट आमिर खान की बड़ी तारीफ करते हैं। हो सकता है